हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा सेक्शन 8 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 8 में दिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड। ये वही है जैसे ये दे रखा होता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है कि ये काम हमें करना है या ये काम नहीं करना, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। पर अगर उसमें नहीं दी हुई तो जो जो जनरल लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, वो ये होगा जो इस एक्ट में दिया हुआ है। सो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, जब तक एक डिफरेंट इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं करी गई है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, और नेसेसरीली इम्प्लाइड या इम्प्लाइड कंडीशन है वो, तब तक ये टीपीए के लॉ एप्लीकेबल होंगे। क्या लॉ है? ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property। अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो जो ट्रांसफरर के पास जो राइट होते हैं ना सारे उस प्रॉपर्टी के अंदर, अब उस प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफरर के क्या क्या राइट हो सकते हैं। अगर ट्रांसफरर ओनर है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स हैं। वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर सकता है, उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, उसे सेल भी कर सकता है। अगर वो उस प्रॉपर्टी का ऐसी है तो उसके पास बहुत कम राइट्स होंगे। ठीक है ना भाई, जैसे कोई मॉर्टगेज ही है, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी गई है, तो उसके पास सारे राइट्स थोड़ी होंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। या कोई लेसी है जिसे वो प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है, उसके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स नहीं होंगे। तो अगर जैसे कोई कोई लेसी है और वो उस प्रॉपर्टी को सब लीज करता है, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखी हुई है और जिसे आपने गिरवी रखी हुई है वो फर्दर आगे किसी को प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, तो जो लेसी है आपने जिसे गिरवी रखी थी प्रॉपर्टी, उसके पास उस प्रॉपर्टी में लिमिटेड राइट्स ही तो होंगे। ये थोड़ी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाएगा। तो जितने राइट्स उसके उस प्रॉपर्टी में हैं वो आगे भी फर्दर इतने ही राइट्स ट्रांसफ़र कर सकता है जितने उस बंदे के पास हैं। ठीक है। फोर्ट विद मतलब इमीडिएटली, मतलब ट्रांसफ़र होते ही जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो जितने राइट उसके पास हैं वो सब आगे वाले बंदे को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड इन द लीगल इंसिडेंट देयर ऑफ। यहाँ सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट समझने का इंपॉर्टेंट जो है वो है लीगल इंसिडेंट। लीगल इंसिडेंट क्या होता है कि एक मेन प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है या उसके जो मतलब उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। ये क्या क्या होता है? सच इंसिडेंट इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। अगर आप कोई लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके केस में लीगल इंसिडेंट क्या क्या माने जाएंगे। लीगल इंसिडेंट मतलब जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हों, बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ें हों। तो अगर आप लैंड ट्रांसफ़र करते हो तो वो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो लीगल इंसिडेंट हैं, आपको उनको भी साथों साथ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और लैंड के केस में वो जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या हैं? ईजमेंट का राइट। ईजमेंट का राइट मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है ईजमेंट का राइट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जाके देखिए। ईजमेंट का मतलब जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है ए, तो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर तो आपके राइट्स होंगे ही, पर कोई बी बंदे की प्रॉपर्टी है, उस बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपके सर्टेन राइट्स हैं। जैसे राइट ऑफ वे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है निकल के जाने का तो आप बी की प्रॉपर्टी से भी निकल के जा सकते हैं, ये उसका ईजमेंट का राइट है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, पिछली वीडियोज़ जाके देखें अगर आपको समझ ना आया हो तो। और क्या है? रेंट एंड प्रॉफिट। अगर अगर आपने कोई ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र कर दी और उससे कोई रेंट या प्रॉफिट आ रहा है तो जाहिर सी बात है जिसको आपने ट्रांसफ़र करा है अब वो एंजॉय करेगा उन रेंट और प्रॉफिट को। देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफ़र। भाई आपने जब ट्रांसफ़र करा उसके बाद जो रेंट एंड प्रॉफिट आएंगे उस पर ही तो उसका हक होगा। जो ट्रांसफ़र से पहले हक था वो जो ओरिजिनल ओनर था उस प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफरर था जिसने उस बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, वो उसके पास जाएगा सारे रेंट और प्रॉफिट। एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ठीक है। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट देयर ऑफ। अगर अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा रही है वो एक मशीनरी है तो उसके जितने भी मूवेबल पार्ट होंगे उस मशीनरी से अटैच हुए हुए उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड वेयर द ट्रांसफ़र एंड द वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ हाउस। अगर एक प्रॉपर्टी एक घर है, अगर आप घर किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ईजमेंट के राइट आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे एक तो। और जो रेंट है भाई, रेंट तो अपने आप ट्रांसफ़र हो ही जाएंगे। जो रेंट उसके बाद आएगा ट्रांसफ़र होने के बाद वो तो सब उसको ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे। लॉक्स, घर में जो लॉक लगे हुए हैं, की, बार, डोर, विंडो, भाई ये थोड़ी है आप किसी को घर बेच रहे हो उसकी विंडो निकाल के उसको
उसकी विंडो निकाल के दे दी उसे, उसका लॉक वगैरह निकाल के दे दिए, सारी चीज़ तो ट्रांसफ़र करोगे आप। एंड ऑल अदर थिंग प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज़, और वो सारी चीज़ें जो उस घर के परमानेंट एन्जॉयमेंट में काम आती हैं, परमानेंट यूज़ में काम आती हैं, ठीक है। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, द सिक्योरिटी इज देयर फॉर एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेप्ट और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। यहाँ क्या कह रहा है, अगर आप किसी को डेट ट्रांसफ़र करते हो, अब आप बोलोगे सर डेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। डेट ट्रांसफ़र ऐसा होता है, मान लिया कोई ए बंदा है, उसने किसी बी बंदे को पैसे उधार दे रखे हैं 10,000 रुपये, ठीक है। और अब ए को ज़रूरत पड़ रही है 10,000 रुपये की, तो उसने वो सी से मांगने पड़ गए ए बंदे को। तो अगर ए के पास 10,000 रुपये अगले दिन आ जाते हैं तो वो उसे दे ही देगा। पर अगर उसने सी से बोल दिया कि भाई मैंने बी को दे रखे हैं 10,000 रुपये और उसने वो मुझे नहीं दिए अभी तक, आपके जो 10,000 रुपये मेरे पास हैं आप उससे जाके ले लो बी को, तो ए बंदे ने अपना डेट ट्रांसफ़र कर दिया सी को, और सी का जो अब अधिकार है वो बी पर हो जाएगा। अब ए पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ए से 10,000 रुपये नहीं लेगा वो, अपना उसने डेट ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। दूसरा दे रखा है और अदर एक्शनेबल क्लेम, या तो डेट ट्रांसफ़र कर सकता है या एक्शनेबल क्लेम भी ट्रांसफ़र कर सकता है। एक्शनेबल क्लेम अगर आपको नहीं पता क्या होता है, सेक्शन 3 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम की वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। द सिक्योरिटी इज़ देयर फॉर, अगर किसी बंदे ने किसी डेट के लिए कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, मान लिया जो बंदा उधार ले रहा है वो दूसरे बंदे को कोई सिक्योरिटी रख गया कि भाई अगर मैं पैसे ना दे पाऊँ तो आप मेरी बाइक रख लो, इन बाइक से पैसा चुका लेना आप, ठीक है। तो अब वो जो जिस बंदे ने उधार दिया है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है डेट, तो वो उसको उसको बाइक भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वो जो उसने ली थी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेट और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। हाँ, अब ये क्या बात आती है, इसमें कंडीशन ये हो गई, मान लिया कि ए बंदा है, एक बी बंदा है, एक सी बंदा है। ए ने बी को उधार दे दिया, एक उधार दिया 10,000 रुपये का और एक उधार दिया 20,000 रुपये का, ठीक है। वो टोटल जो उधार हो गया वो 30,000 रुपये का हो गया, ठीक है। पर दो दो उसमें गया है, वो दो पार्ट में, एक 10,000 का एक 20,000 का। अब मान लिया जिस बंदे को उसने उधार दिया है वो 15,000 रुपये की कोई प्रॉपर्टी उसके पास रख गया, हम एज्यूम करते हैं 15,000 रुपये की प्रॉपर्टी उसके पास वो रख गया एज अ सिक्योरिटी। तो अब क्या होता है, मान लिया ए बंदे ने जो उसका 10,000 वाला डेट था वो सी बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, कि आप उनसे जाकर वो मेरे 10,000 रुपये ले लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या जो 15,000 रुपये की प्रॉपर्टी वो एज अ सिक्योरिटी रख के गया है, अब उसको उस केस में उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी क्या सी को, इस केस में उसको ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी थी वो दोनों डेट के लिए थी, 10,000 वाले डेट के लिए भी और 20,000 के डेट के लिए भी। अगर वो दोनों डेट ट्रांसफ़र करता सी को, जो बी पर थे, तो वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ती, लेकिन अगर एक ही डेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बट नोट अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफ़र, ये वही है, अगर कोई इंटरेस्ट मिलता होगा, भाई आपने किसी को पैसे दिए हैं तो ब्याज पर तो दिए होंगे, तो जो ट्रांसफ़र है, जिस डेट पर ट्रांसफ़र हुआ है वो डेट आपने दूसरे बंदे को डेट ट्रांसफ़र करा है, उस डेट से पहले पहले का इंटरेस्ट तो आप रखोगे, और उस डेट के बाद का जो इंटरेस्ट है वो बंदा रखेगा जिसे आपने ट्रांसफ़र करा है। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द इंटरेस्ट टेक्स इफेक्ट, वही बात दे रखी है भाई, मनी या कोई प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड हो गई, ठीक है, जीसैक आपने पढ़ी होंगी आपने इकोनॉमी में, आपकी कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गई, उस पर आपको इनकम मिलता है। अगर आप किसी दूसरे बंदे को वो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड बेचना चाहते हो, तो जिस डेट को आपने वो बेच दिया, उस डेट के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो उस बंदे को मिलेगा, और जिस डेट को आपने बेचा उससे पहले का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है सेक्शन 8। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।